फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। आई विश यू आर हैप्पी। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अग्निपथ बैच से फिजिक्स पार्ट 2, जिसमें हम आपको अग्निपथ बैच के लिए एयरफोर्स के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अग्निपथ के अग्निवीर। हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, तो हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट हैज़ नो डायरेक्शन। Displacement is the shortest distance between 2 points, or the distance between the starting point and final position with respect to time. It has magnitude as well as direction. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक डिफिनिट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो वह उसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस कवर करता है, वह जिस वे से जाता है उसके द्वारा चली गई उस दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट, वहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब जैसे हम ए से बी तक जाते हैं तो वो पथ पे डिपेंड नहीं करता है कि वह किस पाथ से जा रहा है, वो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वह कितनी दूरी पर स्थित है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस होता है कि उसमें डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है? जब हम जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की ये तो डिस्टेंस हो गई, और हम यहाँ से यहाँ जा कर के फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, और डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया ए से बी तक, और हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होता है। जैसा आप नीचे फिगर में देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो उसके द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के ऑलवेज लेस देन, और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो जाता है। और अब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो टाइम एंड स्पीड। तो हम पहले देख लेते हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम इज अ ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। मोस्ट फिजिकल फिनोमिना अकर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे टाइम देखेंगे। टाइम एक ड्यूरेशन ऑफ इवेंट होता है, किसी घटना का ड्यूरेशन होता है जो सेकंड में हम मेजर करते हैं फिजिक्स में। वैसे तो जनरल लाइफ में या घंटे और मिनट में मेजर किया जाता है, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते टाइम देखेंगे तो ये ज़्यादातर जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। मोस्ट फिजिकल फिनोमिना अकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अब इसी टाइम से जो रिलेटेड होता है स्पीड। स्पीड जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, कि दूरी परिवर्तन की दर होती है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज गिवन बाई। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, its speed is given by the instantaneous speed is the speed of an object a particular moment in time। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड हम देख पाते हैं कि तात्कालिक जो चाल होती है वो होती है
अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम की उस इंस्टेंट टाइम में उसकी स्पीड क्या है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज अ स्टेटेड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है कि जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए और उसमें हमने कुछ दूरी दूसरे स्पीड से, बाकी डिस्टेंस जो है वो अलग स्पीड से, ऐसे कई स्पीड से हम ट्रेवल करते हैं, तो जो हम एवरेज जो औसत स्पीड निकालते हैं उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। तो हम एवरेज स्पीड का जब फॉर्मूला देखेंगे तो मान लीजिए कि हमने टोटल डिस्टेंस चली एक या तीन डिस्टेंस चली S1, S2 और S3, S1, S2 एंड S3, और वो टाइम लिया T1, T2 एंड T3। तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और अगर हम एक एवरेज स्पीड और देखते हैं, जैसा कि जिसमें कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो और स्पीड जो हो वो अलग अलग हो, तो उसके लिए अलग फार्मूला हो जाता है। उसके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता है S बराबर, जैसे कि दो हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, A से B हमने ट्रैवल किया सेम डिस्टेंस और B से C हमने ट्रैवल किया सेम डिस्टेंस, और उसका जो स्पीड थी वो V1 और V2 थी, तो उसका जो हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हो जाता है जो जिसमें टाइम हमारा सेम होता है, हमने स्पीड हमारी चेंज थी लेकिन हमने डिस्टेंस ट्रेवल सेम किया है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया बट डिफरेंट स्पीड से, तो उसका फार्मूला ये हो जाता है। और अगर यहाँ पे हमारे लिए अगर तीन स्पीड जैसे दी गई हो, हमने तीन डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, डिस्टेंस सेम हो हमारा और उसमें डिस्टेंस सेम हो और स्पीड जो है वो V1 V2 और V3 हो, और जो हमारा तब हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के बाद आप नीचे टेबल लिस्ट में देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इलैप्स्ड। जो पहला डिस्टेंस हमारा वो पहला डिफरेंस जो बताता है वो एवरेज स्पीड में है कि इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, या हमारा टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसका स्पीड बताता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वह किसी इंस्टेंट टाइम में, जैसे हम यहाँ से 5 मिनट में हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरे मिनट में हमारी स्पीड क्या थी उस इंस्टेंट टाइम के लिए हमारी स्पीड जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो हमारा एवरेज स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये कांस्टेंट नहीं होता है। एवरेज स्पीड मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड फॉर एन इंटायर जर्नी, और एवरेज स्पीड जो है वो हमारे इंटायर जर्नी मतलब हमने कितना ट्रैवल किया वो सबका कैलकुलेशन करता है। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ये स्पीडोमीटर में हमारा मेजर करता है। स्पीडोमीटर आप अपने व्हीकल्स में देख सकते हैं, उसमें जो हमारा स्पीड बताता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है, क्योंकि उसमें हमारे इंस्टेंट टाइम में कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी स्पीड क्या है वो हमें बताता है। इसलिए जो हमारी बाइक और कार्स में आप देखते हैं वो हमारा स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। फॉर एग्जाम्पल अ कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h, thus the average speed of the car is 60 km/h।
तो अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर एक चलती है, तो उसमें वो अगर वो कंटिन्यूअसली 60 चल रही है तो उसकी एवरेज स्पीड भी क्या आएगी, 60 किलोमीटर एक घंटे के लिए। और जब हम उसको देखते हैं कि a car traveling at a certain speed at an instant of time can be given by a speedometer, जो हमें स्पीडोमीटर बताता है, वो हम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस। और एक इस वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें नाम से ही पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन में वह एक सर्टेन टाइम में लगातार एक कॉन्टिन्यूस स्पीड से चल रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या बताता है कि उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है, तो वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसको देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैंस ब्लेड, जब हम जो हमारे सीलिंग फैंस के ब्लेड होते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो सन हमारे अर्थ के चारों तरफ मोशन कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो एक अपने लगातार कंटिन्यूस एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल नहीं है। पेंडुलम विद इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑन आइदर साइड, जो हमारी पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती थी जो उसमें दोनों साइड की वो एम्पलीट्यूड होता था उसका सेम होता था, तब वो जो यूनिफॉर्म मोशन करते थे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए when an object covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then we can said to be a in non uniform motion। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे बाउंसिंग बॉल, जब कोई हम बॉल को बाउंस कराते हैं तो उसमें जो होता है वो उसकी स्पीड जो है लगातार कम ज़्यादा होती रहती है। रनिंग हॉर्स, घोड़ा दौड़ते टाइम अपनी स्पीड कम ज़्यादा करता रहता है। मूविंग ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं वो उसको ट्रेन की स्पीड को कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आगे जानकारी लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अब वेलोसिटी, जैसा हमने बताया था कि वेलोसिटी को आगे देखेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। स्पीड क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे जो था टोटल डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या था, वो एक स्केलर क्वांटिटी था, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो स्पीड में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। और अब वेलोसिटी के बाद हम आगे देखेंगे एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ पे हम देखिए पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन वो डिस्प्लेसमेंट में, अब एक्सीलरेशन में हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट से जो टाइम के साथ उसका रिलेशन मिला तो वो आई वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम टाइम के साथ रिलेशन निकालेंगे तो वो आएगा एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ ही लिया है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें देखने को मिलता है वहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट जीरो। वहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन होता ही है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाई ए। वेलोसिटी को हम ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे होंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt, और वेयर t टाइम टेकन, v फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो जाता एक्सीलरेशन। तो अब हम यहाँ से एक्सीलरेशन पढ़ लेते हैं, तो आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कल हमने ग्राफ भी पढ़े। कल हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि शो द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो उसकी पोजीशन चेंज होती है वो जो ग्राफ दिखाता है उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। उसको हम ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। जो लीनियर वेरिएशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन लीनियर वेरिएशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इम्प्लीमेंट करता है। द स्लोप गिव्स अस स्पीड, जो उसकी स्लोप होती है, जो ढाल बताती है ग्राफ की, वो हमें स्पीड बताती है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है या फिर कैसी है, वो हमें उसकी स्लोप बताती है। तो यहाँ पे आप नीचे अब देख पा रहे होंगे ग्राफ में कि ये ओरिजिन से शुरू होता है और ए तक जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो निगलेक्ट हो जाती है और वो फिर अपनी रेस्ट पोजीशन में ही उसका टाइम जो है वो पास हो जाता है। ए से बी तक जो है वो रेस्ट पोजीशन में, और फिर वहाँ से वो वेरी करते हुए आता है। आप देख पा रहे होंगे वो वेरी करते हुए आ रहा है नीचे। तो मतलब यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो लगातार घट बढ़ रही है, और ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है। तो या जैसा हमने बताया था कि जो इसकी ढाल होती है, स्लोप होती है, ये हमें उसकी स्पीड बताता है, घट रही है, बढ़ रही है या कांस्टेंट है। आप नीचे ग्राफ में ऊपर देखेंगे ओ ए इम्प्लाइज यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड एज द स्लोप इज कांस्टेंट। आप देख पा रहे होंगे जो ओरिजिन से ए तक, ओ से ए तक गया है वो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है। आप यहाँ भी देखेंगे तो सेम एंगल बना रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो सेम एंगल, यहाँ भी देखेंगे तो सेम एंगल। तो हम इसकी स्पीड को क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। अब ए बी इम्प्लाइज द बॉडी इज एट रेस्ट एज द स्लोप इज जीरो। आप यहाँ देखेंगे ए से बी के लिए तो ये जो है वो इसका जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है। यहाँ पे आप इसका स्लोप देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका स्लोप जो है वो पैरेलल चल रहा है टाइम के, तो यहाँ पे हम इसको रेस्ट में कंसीडर करेंगे। अब बी टू सी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे बी से सी के लिए ये लगातार जो है वो वेरी कर रहा है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। आप इसका जब स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पे इसका एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पे इसका एंगल कुछ और आएगा। तो ये जो हमारा स्लोप बताता है यही हमें बताता है उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है या फिर कैसी है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल हमने पढ़ा था। अगर जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में
जय जी डिफेंस वॉरियर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज से आपको आयुष सर मैथ की क्लास भी, आज से या फिर जल्द ही आपके लिए आयुष सर मैथ की क्लासेस भी ले आएंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने कल पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो स्लोप बताता है वो हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन। ये हमें नोट करने वाली पॉइंट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप हमें एक्सीलरेशन को बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी बताता है। सॉरी, कल हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन बताता है। द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसके द्वारा इतना एरिया कवर किया गया, तो ये हमारा जो एरिया कवर हुआ ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देखेंगे, ओ से ए के लिए ये जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। और ए से बी के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है इसका। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ये ओ से ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, और इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो वेरी नहीं कर रहा है। और हम बी से सी देखेंगे तो ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, मंदन हिंदी में जिसे कहते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो मंदन, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ये बी से सी हमें कांस्टेंट रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ओ इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी, बी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो आगे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन पर जाने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट इज। तो इसके एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो दिया, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो पहला ऑप्शन है एक्सीलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। दूसरा ऑप्शन दिया है वेलोसिटी जो है वो उसकी चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। दिया गया है वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, और चौथा जो दिया गया है वो स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो इसका जो हम क्या है क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला जो है वो एक्सीलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ही रहेगा। दूसरा दिया गया है वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। तीसरा दिया गया है वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। चौथा दिया गया है स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो हमें इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वेलोसिटी चेंज होगी। इसमें जब हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी। वो क्यों होती रहेगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि उसका मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन तो उसका यूनिफॉर्म है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ पे जो है वो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। हम आपको ऐसे और सारे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। तो पहले अब हम इसके बाद चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, परवलयाकार गति। परवलयाकार गति मतलब जो हमें परवलयाकार गति मतलब जो ऐसे होके जाता है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। तो पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हेन थ्रोन एट एन एंगल अदर देन 90। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को
90 से हट करके किसी एंगल पर फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब परवलयाकार पाथ होता है उसका। और जो उसका हॉरिजेंटल पॉइंट इज नोन एज अ ट्रेजेक्टरी। जो उसका हॉरिजेंटल पॉइंट होता है, जो उसकी क्षैतिज बिंदु होती है, वो ट्रेजेक्टरी पॉइंट कहलाता है। द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, और वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। एंड द मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो उसका मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे हम फुटबॉल खेलते टाइम जब उसे किक मारते हैं तो वो यहाँ से ऐसे करके जाता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। जब हम क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं बैट से, जैसे यहाँ पे कोई प्लेयर है, वो यहाँ से बॉल को हिट किया तो वो ऐसे जाके सिक्स जब जाता है तो वो ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरता है। तो वहाँ पे हमें यूनिफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है। एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसे अदर देन 90 डिग्री पे फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ही जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई टाइप के मोशंस होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट इज थ्रोन नियर द अर्थ। जब हम किसी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर सरफेस से हम उसको थ्रो करते हैं तो वो कर्व पाथ पे जाता है। वो कर्व पाथ पे क्यों जाता है? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, हम उसे ऐसे प्रोजेक्ट किए, यहाँ से ऐसे उसको फेंके तो यहाँ से उसके ऊपर लगातार कॉन्स्टेंटली एक जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इसलिए वो ऐसे ना जा करके वो ऐसे कर्व में होता जाता है। ग्रेविटेशन के कारण या कुछ समय बाद उसकी जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, और उसके बाद वो नीचे आना, ग्रेविटेशन के कारण नीचे आने लगता है और वो आकर के फिर ग्राउंड को हिट करता है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, along a curved path under the action of gravity only in particular effect of air resistance are assumed to be negligible। यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर भी अपना रेजिस्टेंस कुछ लगाता है, हम वहाँ पे उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं जब फिजिक्स में इसका डेरिवेशन करते हैं। तो जब हम उसके फार्मूले और उसके डेरिवेशन करते हैं तो हम वहाँ पे उसके जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल करते हैं। सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड द कर्व पाथ विथ विच द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स इज व्हाट इज टर्म एज ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे हम जो कुछ फार्मूले हैं, पहले तो हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो उसका हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो उसका एक्स एक्सिस होता है वो यू कॉस थीटा होता है। जैसे हम इसको यू वेलोसिटी से, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यू वेलोसिटी से हिट थ्रो किए तो वो जो इसका हॉरिजेंटल है ये यू कॉस थीटा होता है। आप हमेशा के लिए देखेंगे जो इससे एंगल से जुड़ा होगा ना, ये वाला हमेशा यू कॉस थीटा होगा, और जो उसका वर्टिकल पॉइंट होता है वो यू साइन थीटा से कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ फार्मूले हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे आप पहले पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका हॉरिजेंटल पाथ, जो इसका हॉरिजेंटल एक्सिस है वो यू कॉस थीटा, वर्टिकल एक्सिस यू साइन थीटा, और ये यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया और ये थीटा हो गया। तो यहाँ से ये ऐसे गया। इसका जो मैक्सिमम हाइट होती है, जहाँ से जा कर के हमारा फोर्स ने ख़त्म हो जाता है, जहाँ से सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, वहाँ पे जो उसकी हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है। और ये जो है 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कल हमने 1 डायमेंशन मोशन पढ़ा था ना, ये जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन में आता है, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों में मोशन कर रहा होता है। तो जब हम यहाँ से यक्स एक्सिस के लिए जब निकालते हैं तो यू टी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हमें यह मिलता है। फिर y इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिलता है। तो हम यहाँ से y को tan थीटा के रूप में जब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये मिलता है। हम ये तो इम्पोर्टेंट नहीं इतना, हमें इम्पोर्टेंट है t। ये
टी मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आर जो कि इसकी रेंज है, और एच इज इक्वल टू जो है ये उसकी मैक्सिमम हाइट नहीं, ये इसकी हाइट है। तो ये कितने हाइट पे है किस टाइम पे, और ये इसकी रेंज क्या होती है, और हम यहाँ पे देखेंगे इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखेंगे कि ये तो हमारा यू साइन, ये वर्टिकल पॉइंट जो होता है ये यू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम पहले टाइम ऑफ एडजेसेंट निकालते हैं, मतलब ऊपर जाने वाला समय, वो आता है यू साइन थीटा अपॉन जी। और जो हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होता है, नीचे आने वाला टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, यू साइन थीटा अपॉन जी। और यहाँ से यहाँ आने में भी उतना ही टाइम लगता है, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम करते हैं तो टी ए प्लस टी डी, टाइम टी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, मतलब टाइम ऑफ एडजेसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये जब हम इसको दो बार ऐड करते हैं तो ये हमारा मिल करके आ जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज जो होती है, रेंज के लिए हम देखते हैं ये आता है मैक्सिमम रेंज के लिए। हमने आपको बताया कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि जब हम थीटा की वैल्यू 45 एंगल पे हमें जो होता है वो मैक्सिमम रेंज प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम उसको 45 पे किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम रेंज देगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा जो 45 है तो ये साइन थीटा 91 हो जाएगा, तो हमें मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी जो प्राप्त होगा। और जो हम उसकी हाइट के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। हाइट होता है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना गया, रेंज होता है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हाइट हो जाती है इसकी कि वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये कितनी हाइट तक पहुंचा है। ये हमारा जो है ये हो जाता है एच का फॉर्मूला। तो एच के लिए यू स्क्वायर, अब हमें मैक्सिमम हाइट पाने के लिए क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू 90। जब हम इसे 90 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं, ये हॉरिजेंटल से हम 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा और सीधा आ जाएगा, तब ये जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और एक रिलेशन होता है रेंज और प्रोजेक्टाइल मोशन में। आर और एच में एक होता है, रेंज और हाइट में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम कहते हैं रेंज हाइट रिलेशन। तो इसमें जैसे हमें रेंज दिया है और उसकी हाइट निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू होता है, हमें मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट दी गई है तो आर मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स बाई 4। जब हमें मैक्सिमम हाइट दी गई हो और हमें मैक्सिमम रेंज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एच मैक्सिमम बाई 4, मतलब कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट दी गई है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें आर मैक्सिमम आ जाती है। और या फिर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें रेंज दी गई हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी। तो हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सो जय हिंद जय भारत। हम यहीं पे इस क्लास को बंद करते हैं।